हेलो दोस्तों, यह एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8वां है, संगम काल। हम लगातार ये सीरीज कर रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों को एक सीरीज पसंद भी आ रही होगी और मुझे भी लग रहा है कि आप सब लोगों को पसंद तो आ रही है। जिस प्रकार से आप सब लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, वीडियो चल भी रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। तो लगातार सीरीज को जुड़े रहिए और आने वाले समय में और भी आपको सीरीज मिलेंगी। अभी आने वाले समय में जैसे मैं जल्द ही फैटमैन, घटना चक्र और लूसेंट का कॉम्बिनेशन लॉन्च करने वाला हूं जीके के रूप में। तो अगर आप इसी चीज का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको पीडीएफ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा एक साथ में। यहाँ पर साथ में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप क्यों डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक रैंक अप पीवाईक्यू बैच निकाला हुआ है, लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आपको ये जो क्लासेस चल रही हैं उन सबका पहले से एक्सेस मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको सिंपल है, एक पीवाईक्यू 50 के नाम से एक कूपन कोड लगाना है, जहां पर आपको यह बैच जो है 149 का मिल जाएगा। तो आप इसके माध्यम से बैच का एक्सेस ले सकते हैं 149 में। यहाँ पर मिलेगा क्या और आपको एक्सेस कैसे लेना है ये सब बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्राइम एकेडमी ऐप सर्च करना है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है। पेड कोर्स सेक्शन में जाएंगे आप, यहाँ पर एसएससी में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जियोग्राफी, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री सब कुछ मिलेगा। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के भी जल्दी सब कुछ लेक्चर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो, और जो फ्री वाले दोस्त हैं वो प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडीएफ के नाम से एक्सेस ले सकते हैं। तो लगातार ये सारी चीज़ मिलेंगी। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, या ईमेल भी कर सकते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य प्राचीन भारत में किस काल के थे। अभी अब किस काल को पढ़ रहे हैं हम, तो जिस काल को पढ़ रहे हैं उस काल का नाम है संगम काल। तो यह संगम काल से संबंधित थे। किससे? संगम काल से संबंधित थे। हालांकि वहां पर आपको ये सब चीजें नहीं पता चलेंगी। अभी संगम काल जो है कब से कब था? 300 ईसा पूर्व से, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में, ठीक है। अब संगम काल को जो है दक्षिण भारत में तमिल इतिहास का जो है इसको स्वर्ण युग माना जाता है। संगम काल को जो है स्वर्ण युग माना जाता है। और यह काल जो है बेसिकली दो नदियों के बीच के क्षेत्र जो था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदियों के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुआ था। दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुआ था, विकसित हुआ था। अब यहाँ पर देखो कई सारे अलग अलग जो प्रांत हैं, प्रांतीय विभाजन था अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता था मंडलम। मंडलम जो है वो प्रांत को कहा जाता था मंडलम, ठीक है। अब इसके बाद आता था फिर नाडु। उससे नीचे इकाई जो थी, प्रांतीय इकाई थी नाडु, जिसको जिला बोला जाता था, जिला को नाडु बोला जाता था। इसके नीचे आता था एक पेरोर होता था। तो पेरोर होता था वो एक प्रकार का बड़ा गांव होता था, बड़ा गांव होता था। उससे नीचे आता था सेरोर, सिरोर, सिरोर जो कि छोटा गांव होता था, छोटा गांव होता था। इसको इस तरीके से विभाजित किया गया था, ठीक है। अगर महत्वपूर्ण अधिकारों की बात करें हम, तो सबसे पहले आता है जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में एक तो आता है अमेचर, अमेचर जो कि एक प्रकार से मंत्री था। और इसके बाद आता है पुरोहित जो कि पुजारी जिसको बोला जाता था, ठीक है। और इसके अलावा सेनापति आर होते थे। और आर एक शब्द का उपयोग आपको याद रखना है, और आर, और आर शब्द जो है वो बेसिकली जासूस के लिए प्रयोग किया जाता था। तो कई बार शब्दावली पूछी जाती हैं, संगम काल से अधिकतर टाइम पर शब्दावलियां पूछी जाती रही हैं। तो पहले का सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मोमेंदर का उल्लेख है जिसका अर्थ है। तो मोमेंदर का उल्लेख क्या है? तो देखो मोमेंदर जो है वो उनका सिंपल सा अर्थ था, तीन प्रमुख है, तीन प्रमुख जो है। अब तीन प्रमुख को वो कौन है तीन प्रमुख? तो देखो तीन प्रमुख में तीन प्रमुख शासक थे। कौन से? एक तो चेर हो गया, दूसरा चोल हो गया, और पांड्य शासक हो गया। अब जो चोल है ना वो दो होते थे, एक तो पहले पीरियड में थे, एक लेटर पीरियड में थे, दोनों प्रकार से, ठीक है। अब इसमें देखो संगम साहित्य को बेसिकली 5 भौगोलिक क्षेत्रों में वर्णन मिलता है इसका, 5 भौगोलिक क्षेत्रों में। तो 5 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? 5 भौगोलिक क्षेत्रों में इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले आता है कुरुंजी, 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 कुरुंजी जो है वो शिकारी संग्रहकर्ता होता था, शिकारी या संग्रहकर्ता होता था, शिकारी या संग्रहकर्ता होता था।
इसके अलावा पाले आता था। पाले जो है वो मवेशी उठाने वाले होते थे, मवेशी उठाने वाले होते थे। मुल्ले हैं जो, मुल्ले जो पशुपालक होते थे, पशुपालक होते थे। इसके अलावा आता है मरुतम। मरुतम जो है वो कृषक हुआ करते थे, कृषक हुआ था। इसके अलावा नेड़ताल आते थे। नेड़ताल जो मछुआरे या नमक संग्रह करता होते थे, मछुआरे या नमक संग्रह हुआ करते थे, नमक संग्रह करता हुआ करते थे, संग्रह करता हुआ करते थे। तो इसमें से जो प्रत्येक थ्नेसस था उसका एक प्रमुख होता था, ठीक है। अब जो है मोमेंदर का उल्लेख जो है इन तीन महान राजवंशों की श्रेष्ठता को एक प्रकार से दर्शा रहा होता है। जो मोमेंदर शब्द है ये तीन राजवंशों की महानता को दर्शा रहा होता है, तो तीनों राजवंशों की महानता को दर्शा रहा होता है। तीनों राजवंशों, जो चेर चोल पांड्य हैं, तो राजवंशों की महानता या श्रेष्ठता को दर्शा रहा होता है, श्रेष्ठता को दर्शा रहा होता है, रहा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबल के लिए महत्वपूर्ण था और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। तो कंबल के लिए भी प्रसिद्ध था कौन सा, मौर्य जो उत्तर पश्चिम था, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम का कुछ क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र था, वर्तमान में देखा जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो था उच्च गुणवत्ता के कम्बल मिलते थे, जो कम्बल है ना उच्च गुणवत्ता के यहाँ पर कम्बल मिला करते थे, ठीक है। अब ये कहाँ पर स्थित था, तो यह जो है अब जैसे इसमें पूछा हुआ है अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। तो देखो सोने के लिए हरदम जो है वो कर्नाटक की जो कोलार की खानें हैं वो प्रसिद्ध ही रही हैं। अब जो कर्नाटक का क्षेत्र है वो दक्षिण भारत में स्थित है, कहाँ पर, दक्षिण भारत पर स्थित है, ठीक है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। अब जैसे सोना है वो कहाँ से मिलता था हमें, दक्षिण भारत में सोना, दक्षिण भारत में सोना जो है कर्नाटक की कोलार खानों से मिलता था, कर्नाटक की कोलार खानों से मिलता था, खानों से मिलता था। यहाँ पर हीरे और अन्य कीमती पत्थर भी मिलते थे, ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य का जो व्यापार है दक्षिण भारत से, जैसे सोने हो गया, मसाले हो गए, कीमती रत्न हो गए, इन सब का भी यहाँ से आयात होता था। जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें सब चीजें जो व्यापार मार्ग हो गए, जो वस्तुएं हैं, उन सबका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के संबंध में एक चीज और लिख लो आप कि अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में जो है, अब अर्थशास्त्र में जो है व्यापार मार्गों, व्यापार मार्गों और वस्तुओं का, और वस्तुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। शिल्पाधिकारम ज्वेल्ड पायल तमिल में सबसे प्रारंभिक महाकाव्य कविता 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखा हुआ है जो शिल्पाधिकारम है ज्वेल्ड पायल है, ज्वेल्ड पायल से संपादित है, ठीक है। अब बेसिकली क्या था कि एलांगो आदिकल द्वारा लिखी गई थी। इसमें जो है कोवलन उसकी पत्नी थी कन्नगी, और एक थी दासी माधवी थी। तो जो कोवलन है और दासी माधवी थी उनकी प्रेम कहानी पर आधारित है कुल मिलाकर, ठीक है। तो इसकी रचना जो है वो एलांगो आदिकल के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, एलांगो आदिकल के द्वारा की गई थी। शिल्पाधिकारी की रचना एलांगो आदिकल के द्वारा की गई थी। अब जो है एलांगो आदिकल को तमिल कविता का इलियड कहा जाता है, इनको तमिल कविता का इलियड कहा जाता है, इलियड कहा जाता है, ठीक है। अब देखो जो पांच तमिल साहित्य में पांच प्रमुख महाकाव्य हैं, पांच प्रमुख महाकाव्य हैं, पांच प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से हैं। एक तो शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, ठीक है। इसके अलावा मणिमेखला, मणिमेखला, और इसके अलावा जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, और इसके अलावा बलयापति, पति और कुंडल केसी, बलयापति और कुंडल केसी, कुंडल केसी।
हालांकि ये जो तीन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाना है। इसके अलावा एक और है तोल्काप्पियर का तोल्काप्पियम है, जो प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, चोल वंश, चोल राजवंश का प्रतीक क्या था? तो चोल राजवंश का प्रतीक पूछा हुआ है क्या था। तो देखो, जो चोल साम्राज्य है, प्रारंभिक जो चोल थे उनको चोल मंडलम भी कहा जाता था। ठीक है, इसका जो प्रतीक था वो था बाघ। क्या था? बाघ था इसका प्रतीक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना दो, एक तो प्रारंभिक चोल, चोल हैं जो, इनका जो शासक था, प्रारंभिक शासक था वो था करिकाल। तो प्रारंभिक चोल, अभी हम सिर्फ प्रारंभिक चोलों के बारे में बताएंगे अभी आपको। तो प्रारंभिक चोल जो हैं, इनका जो शासक था वो कौन था? करिकाल, प्रारंभिक शासक करिकाल। ठीक है, अब यह जो क्षेत्र था, ये कहाँ पर शासक कर रहे थे, शासन कर रहे थे? तो पेन्नार और बेल्लार नदियों के बीच जो है कावेरी डेल्टा क्षेत्र में इनका स्थित था, ये वाला क्षेत्र जो था। ठीक है, चोल साम्राज्य जो था, तो पेन्नार व बेल्लार नदियों के बीच कावेरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित था, डेल्टा क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी वो थी ओरेयूर, ओरेयूर, जो कि कपास के लिए प्रसिद्ध थी, कपास के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो एक आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी। तो सही आंसर जो है वो 5वां का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां, उस चोल शिलालेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजन का तरीके का विवरण दिया गया है। तो चोल शिलालेख का नाम बताना है, ऐसा कौन सा चोल शिलालेख था जिसमें चोल साम्राज्य में जो स्थानीय प्रशासन था, सभा के आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया है? जो उत्तर मैरूर शिलालेख है, उत्तर मैरूर शिलालेख, इसमें सारी चीजें जानकारी मिलती है। ये चोल काल का एक महत्वपूर्ण अभिलेख था। अब इसमें जो है एक जो स्थानीय स्वशासन है था, उसकी जो विधानसभा होती थी, सभा होती थी, उसके चुनाव के लिए खुदा बोला यानी लॉटरी प्रणाली का विस्तृत वर्णन करता है। ठीक है, तो ये लॉटरी प्रणाली का विस्तृत वर्णन देता है, लॉटरी प्रणाली का विस्तृत वर्णन करता है, लॉटरी प्रणाली का विस्तृत वर्णन करता है। और तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में ये स्थित है। ठीक है, मतलब कहाँ पर? तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है जो उत्तर मैरूर शिलालेख है। ठीक है, और भी अन्य शिलालेख है, जैसे दर्शन कोप्पू शिलालेख है, दर्शन कोप्पू शिलालेख है। ये मंदिरों में, मंदिरों में भूमि दान से संबंधित था, ये भूमि दान से संबंधित था, मंदिरों में भूमि दान से संबंधित था। हालांकि राम मंदिर में चोरी भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, इसके अलावा आता है तिरुवल्लुवाडु से लेख। ठीक है, मतलब थोड़ी सा समझिएगा। राजराज चोल प्रथम के शासनकाल से संबंधित थे, इसके राजराज चोल प्रथम, जो बाद के चोल थे उनसे संबंधित है। तो राजराज चोल प्रथम के शासनकाल से संबंधित, शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा आता है थ्रू नान्थी कराई शिलालेख, थ्रू नान्थी कराई शिलालेख है, जो अय वंश, एक अय वंश था, अय वंश के शासन से संबंधित था, शासन से संबंधित था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का 6वें का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्तीनी ने किया था, जिन्होंने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, उनकी राजधानी थी। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है कि कौन सी राजधानी थी। तो देखो, पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी मदुरै। कौन थी? मदुरै राजधानी थी। मदुरै जो है वो कहाँ पर स्थित था? तो बैगई नदी के तट पर स्थित था, बैगई नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, और पांडवों का जो प्रतीक है, पांडवंश का जो प्रतीक है, पांडवंश का प्रतीक है वो है मछली, मछली है। और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग पर शासन किया इसने था, पांडवंश ने जो है तमिलनाडु के, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग पर शासन किया हुआ, दक्षिणी भाग पर शासन किया था। ठीक है, अब पांड्य ने जो है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी किया हुआ था, और इन्होंने जो है रोमन साम्राज्य से सम्राट
अगस्टस तथा ट्रोजन को दूत भी भेजे हुए थे इन्होंने यहाँ से प्रमुख। ठीक है, अब पांड एक बंदरगाह है, पांड वंश से संबंधित प्रमुख बंदरगाह है अगर देखा जाए तो इस बंदरगाह का नाम जरूर आपको याद होना चाहिए, कोरकई। कोरकई बंदरगाह है जो कि पांड वंश से संबंधित था। ठीक है, और यह जो है कोरकई बंदरगाह मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, प्रसिद्ध था, तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां, केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक क्या था? तो चेर वंश के बारे में पूछा गया है। अभी पांड वंश के बारे में बताया कि मछली प्रतीक था, और मैं चोल वंश के बारे में बताया तो बाघ प्रतीक था। अब चेर वंश के बारे में पूछा गया है कि ये जो, और इसके बारे में इतनी जानकारी तो आपको बता ही दिया है कि मध्य और उत्तरी भाग में शासन करता था केरल के, और तमिलनाडु के कोंकू क्षेत्र को भी नियंत्रित करता था। अब चेर राजवंश का जो है वो प्रतीक बताना है, तो इसका प्रतीक जो था वो था धनुष और बाण। क्या था? धनुष और बाण। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, धनुष और बाण। ठीक है, केरल तमिलनाडु के कोंकू क्षेत्र में शासन किया हुआ था। चेर वंश की जो, चेर राजवंश की जो राजधानी थी, राजधानी थी बांजी, तोंडी या करूर। बांजी, तोंडी या करूर राजधानी थी। ठीक है, और प्रमुख बंदरगाह शहर देखे जाएं, अगर हम प्रमुख चेर राजवंश से प्रमुख बंदरगाह शहर देखे जाएं जो चेर राजवंश से संबंधित थे, प्रमुख बंदरगाह शहर, तो एक था मुजीरिस, मुजीरिस और तोंडी। मुजीरिस या और तोंडी। ठीक है, मुजीरिस ने जो है रोमनों ने अगस्टस मंदिर का निर्माण भी किया हुआ था। ठीक है, उसका प्रमुख शासक था, अगर चेर राजवंश का शासक बोले जाए, महान शासक, महान शासक, तो उदयन जिराल कहा जाता था, उदयन जीरल कहा जाता था, या लाल चेर, लाल चेर भी इसका शब्द प्रयोग किया जाता था। लाल चेर शब्द का प्रयोग भी कहा जाता था। चेरों को जो केरल पुत्र भी कहा जाता था। चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता था। केरल पुत्र भी कहा जाता था। चलो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो कौन है जो दक्षिण भारत में के पांड वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो इसमें जो था वो था नेडोंजुलियन द्वितीय। नेडोंजुलियन द्वितीय था, पांड वंश का प्रमुख शासक में से एक था। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध भी शासक था। इसने एक उपाधि धारण की थी, तलैया लंगानत्तु सेरुवेंद्र, यानी बैनली की लड़ाई का विजेता की उपाधि धारण की हुई थी। बड़ी खतरनाक है उपाधि। ठीक है, तलैया, तलैया लंगानत्तु, लंगानत्तु सेरुवेंद्रम, सेरुवेंद्रम। ठीक है, एक उपाधि धारण की हुई थी। इसका अर्थ जो है वो बैड़ी की लड़ाई जो थी, बैड़ी की लड़ाई का विजेता, लड़ाई का विजेता ने उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, एक करिकाल था, जो करिकाल है एक, ये था चोल वंश का महान शासक था, चोल वंश का महान शासक। ठीक है, और इसी ने, जिन्होंने जो बैड़ी की लड़ाई में चेरों और पांडव दोनों को हराया हुआ था। ठीक है, अशोक जो है आपको पता ही मौर्य सम्राट था। ठीक है, और निजाम शाह है, इससे कोई लेना देना ही नहीं अभी तो यहाँ पर। ठीक है, तो इतना ही है। अब मैगस्थनीज ने जो है, यहाँ पर एक और पॉइंट आप लिख लो अच्छे से कि मैगस्थनीज ने, अभी यहाँ पर मैगस्थनीज ने पांड साम्राज्य का उल्लेख किया हुआ था। पांड साम्राज्य का उल्लेख किया हुआ था, उल्लेख किया हुआ था। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संगम साहित्य के संबंध में पूछा है, कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। तो इन ग्रंथों की रचना संकलन कवियों की सभाओं में किया जाना चाहिए था। बात सही है भाई। ठीक है, ये वाला सही आ जाता है। मदुरै शहर में कवियों की सभाओं में संगत संगम साहित्य का आयोजन किया गया, ये भी सही है। दोनों ही सही है। इन ग्रंथों की रचना है जो कहाँ संकलन कवियों की सभाओं में आयोजन किया जाना था, बिल्कुल सही था, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। अब जो है संगम जो है मदुरै में पांड राजाओं के साहित्य सम्मेलन में आयोजित किया गया था। यहाँ पर कई सारे तमिल कवियों की जो मतलब कह सकते हैं कि सभा थी। ठीक है, और जैसे मतलब तमिल क्षेत्र में कई सारी मतलब 3 सभाओं का आयोजन हुआ था सामान्य तौर पे।
तो जैसे तमिल क्षेत्र में जैसे प्रथम संगम है जो, तो प्रथम संगम है, प्रथम संगम, इसका आयोजन जो है वो मदुरई में हुआ था, मदुरई में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष है वो था अगस्त, ठीक है, अगस्त था। इसके अलावा एक द्वितीय संगम का भी आयोजन हुआ। द्वितीय संगम का जो है वो कहाँ पर हुई थी, कपाटपुरम में हुई थी, कपाटपुरम में हुई थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो था वो था तोलका पीआर था, तोलका पीआर था। ठीक है, इसके अलावा तृतीय संगम जो था, तो तृतीय संगम भी मदुरई में हुई थी, मदुरई में हुई थी। इसका अध्यक्ष जो था वो नक्कीनर था, नक्कीरर, नक्कीरर था। ठीक है, और वर्तमान में जो है अगर तीसरे ग्रंथ जो तृतीय संगी थी तृतीय संगम था, उसी से ही हमें जो ग्रंथ मिलते हैं वर्तमान उपलब्ध हैं जो। ठीक है, अब संगम साहित्य में अगर देखा जाए तो एटुटोके मतलब 8 संकलन और पुत्तुपाटु मतलब 10 गीतों का प्रमुख संकलन दिया हुआ है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुर को 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के किस राजवंश ने नष्ट कर दिया था? तो दक्षिण भारत के किस राजवंश ने नष्ट कर दिया गया था, ये पूछा हुआ। श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को तो ये चोलों ने किया हुआ था। किसने? चोलों ने किया हुआ था ऐसा। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, चोल। ठीक है, अब जो पुरानी राजधानी थी वो कौन थी? अनुराधापुर थी, उसको नष्ट कर दिया गया था। और श्रीलंका जो था वो दूसरा स्थापित साम्राज्य था। इसकी स्थापना जो है मतलब श्रीलंका जो है एक स्थापित साम्राज्य था, उसकी स्थापना जो है पांडुक भय ने की हुई थी। ठीक, किसने? पांडुक भय ने की हुई थी। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब हमला किसने किया हुआ था? तो देखो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त की हुई थी, तो किसने सबसे पहले आ जाएगा? एक तो आ जाएगा परांतक प्रथम ने हमला किया हुआ था कुछ क्षेत्र में, परांतक प्रथम ने, परांतक प्रथम ने जो है 907 से लेकर 955 ईस्वी में, 955 ईस्वी में। इसके बाद रहे राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, फिर राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की हुई थी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगा तक उत्तर में और दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान चलाया हुआ था। चोल नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया हुआ था? देखो इसमें पूछा हुआ है किस भाषा का उपयोग किया हुआ था। अब देखो कई सारी अलग अलग रचनाएं हैं। अगर आपको लगे कि यार कन्नड़ का है, तेलुगु का है या मलयालम का है, बट अभी आप कंफर्म नहीं होंगे, तो देखो सामान्य तौर पे मैं एक चीज बता देता हूँ। बार बार ये चीज बोली जाती है जो संगम कवि है वो तमिल साहित्य से संबंधित, तमिल साहित्य से संबंधित है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग होगा? तमिल भाषा का प्रयोग होगा। इसके लिए कोई लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं थी। देखो कई बार ना आप जब अगर लॉजिक लगाते हो फालतू के, तो मुझे लगता है नहीं लगाने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सीधा आप कंसिस्टेंसी तरीके से एक चीज सोचो कि हाँ यही सही हो सकता है, बस। ज्यादा दिमाग लगाओगे देन क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी वहां पे गलत होने की छोड़ दिया करो। ठीक है, तो इसका तमिल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तमिल साहित्य का जो है महाकाव्य पूछा हुआ है। सिलप्पादिकारम, नलदियार, तोल्काप्पियम, एटुटोके, मतलब किसके बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो देखो जो तमिल साहित्य का महाकाव्य है वो है सिलप्पादिकारम। अभी अभी मैंने बताया हुआ था तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों के नाम बताए हुए थे, जिनमें से हमें 3 के नाम सबसे ज्यादा याद रखने हैं। एक तो आता है सिलप्पादिकारम, मणिमेकलय और जीमक चिंतामणि। ये 3 जो महाकाव्य हैं इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं आपको। अब सिलप्पादिकारम की रचना किसने हुई थी, नाम बताया हुआ था, तो इसकी रचना जो है वो इलांगो आदिगल ने की हुई थी, इलांगो आदिगल ने की हुई थी। ठीक है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नल दियार जो आता है नैतिकता और आचार विचार पर 400 पद्यों की रचना की हुई थी। 18 लघु काव्यों जिसको किनक्कू कहा जाता है का भाग है। बाकी देखो एक तोलका पीएम है जो तोलका पीएम है जो इसका जो यहाँ पर जैसे नल दियार हो जाएगा, तो नल दियार बेसिकली क्या है, नैतिकता और आचार विचार पर 400 पद्यों की रचना है। ठीक है, नैतिकता और आचार विचार पर 400 पद्यों की रचना है। ठीक है, तोलका पीएम जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है।
ठीक है, और यह कोई महाकाव्य नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। मतलब एतुटोके जो है वो 8 काव्य संकलनों का समूह है, जो मैंने बताया हुआ था, 8 काव्य संकलनों का समूह है, संकलनों का समूह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांड राजा मारवर्मन राजसमय द्वितीय को हराया था? तो राजसमय द्वितीय को हराया हुआ था, किस चोल सम्राट ने हराया हुआ था वेल्लोर की लड़ाई में? तो देखो, राजराज प्रथम ने, प्रांतक प्रथम ने, या राजेंद्र प्रथम ने, या विजय चोल ने। तो देखो, जो वेल्लोर की लड़ाई में पांड राजा मारवर्मन था, राजसिंह द्वितीय था, उसको हराया हुआ था, वो किसने हराया हुआ था? प्रांतक प्रथम ने हराया हुआ था। कौन से युद्ध में? वेल्लोर के युद्ध में। अब देखो, जो वेल्लोर का युद्ध है वो आपको याद रखना है, वेल्लोर की लड़ाई जो हुई थी, ठीक है, कब हुआ था वो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस किस के बीच हुआ था, वो आपको जानना है। तो सबसे पहले प्रांतक प्रथम जो था चोल शासक था, और पांड शासक था राजा बर्मन, राजा मारवर्मन राजसिंह द्वितीय था। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे आप पांड शासक मारवर्मन राजसिंह द्वितीय को हराया हुआ था। और देखो, बल्लाल के युद्ध में जो है राष्ट्रकूटों को भी पराजित किया हुआ था। जो प्रांतक प्रथम है उसने कौन से? बल्लाल के युद्ध में। एक और है बल्लाल का युद्ध, बलकाल का युद्ध में जो है, तो किसको? राष्ट्रकूटों को पराजित किया हुआ था, राष्ट्रकूटों को पराजित किया हुआ था, इसके अलावा परांतक प्रथम में जो है तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से पराजित हुए थे। तो जो तक्कोलम का युद्ध था, एक और युद्ध था, ये सारे युद्ध याद रखने आपको। सबसे पहले बेल्लूर का युद्ध, दूसरा बल्लाल का युद्ध, और तीसरा जो है तक्कोलम का युद्ध। तो तक्कोलम का युद्ध जो है, तक्कोलम का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था? प्रांतक प्रथम, मैं यहाँ पर नाम देता हूं पहले, प्रांतक प्रथम और एक राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य, इन दोनों के मध्य हुआ था। इसमें जो पराजित हुआ था, तो पराजित कौन हुआ था? प्रांतक प्रथम हुआ था। फाइनली प्रांतक प्रथम पराजित हुआ था। तक्कोलम के युद्ध में प्रांतक प्रथम पराजित हुआ था। किसने पराजित किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने इसको पराजित किया हुआ था। ठीक है, और बाद में जो राष्ट्रकूट शासक था, इसने मदुरै का विजेता की उपाधि धारण की हुई थी। जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था ना, इसने एक उपाधि धारण की हुई थी। इसने उपाधि कौन सी धारण की हुई थी? वो उपाधि देखो, तो उपाधि इसने धारण की हुई थी मदुरै कौंड की उपाधि धारण की थी, यानी कि मदुरै का विजेता की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, और राजराज प्रथम ने जो है दक्षिण भारत और श्रीलंका के में अपना साम्राज्य विस्तारित किया हुआ था। और राजराज प्रथम जो था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक में से एक गिना जाता था। राजेंद्र प्रथम ने तो पूरा श्रीलंका ही जीत लिया था। ठीक है, राजराज प्रथम ने जो है थोड़ी बहुत क्षेत्र विस्तारित किया हुआ था, बट राजेंद्र प्रथम ने पूरा ही जीत लिया था। ठीक है, और इसने जो राजराज प्रथम था, इसने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी बनाया हुआ था, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया हुआ था। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्चुअल जानकारी थे जिनको बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो 14वें का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, तोलकाप्पियम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन सा है? गलत कथन के बारे में बताना है तोलकाप्पियम के बारे में। अब देखो, यह है, मैंने बताया एक व्याकरण की पुस्तक है, बिल्कुल सही भाई, व्याकरण की पुस्तक तो है ही ये। ठीक है, यह पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच रची गई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह संगम साहित्य का एक अंग है, बिल्कुल सही है। देखो, जो तोलकाप्पियम की रचना है वो पाणिनि द्वारा थोड़ी ना की गई थी। ठीक है, पाणिनि की जो रचना है वो संस्कृत व्याकरण पर थी, अष्टाध्यायी है जो उनकी रचना है। ठीक है, इनकी जो रचना की हुई थी वो किसने की थी? तोलकाप्पियार ने की हुई थी। किसने? तोलकाप्पियार ने रचना की हुई थी। किसने? नाम लिख लो आप यहाँ पर, तोलकाप्पियार ने इसकी रचना की हुई थी। ठीक है, और तोलकाप्पियम जो है वो किस भाषा में है? तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ में से एक है, यहाँ पर ध्यान रखना। संस्कृत का नहीं है, किसका है? तमिल व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। जब कई बार ना दिमाग में प्रश्न आता है कई सारे लोगों की, जैसे व्याकरण ग्रंथ है, तो क्या व्याकरण ग्रंथों के बारे में एक चीज आती है जो मूल व्याकरण ग्रंथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो तोलकाप्पियम जो है वो ऐसा ही ग्रंथ है जो एक मूल तमिल व्याकरण ग्रंथ में से एक है। ठीक है, और यह संगम साहित्य का एक अंग भी है। ठीक है, और यह जो है ग्रंथ जो है तमिल साहित्य में अक्कम यानी कि प्रेम
पुरम यानी कि वीरता काव्य की परंपरा की नींव डालता रहता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपन को गलत बताना था ना, तो गलत जो है वो डी नंबर हो जाएगा, पाणिनि वाला गलत हो जाएगा, यानी कि यह पाणिनि द्वारा रचित नहीं हुई थी बल्कि तोल्काप्पियर द्वारा रचित की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्यों यूनानी प्रांतों में मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी, लिपिबद्ध है। तो अभी अभी मैंने जस्ट बताया हुआ था, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था वो कोरकई बंदरगाह था, जो पांड्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ पर जो है मोती का उत्पादन और व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, अब जैसे पांड्यों का जो प्रतीक है, पांड्य का जो प्रतीक है, पांड्य का प्रतीक है, तो प्रतीक जो है वो मछली था, मछली था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी मदुरै, यानी कि बैगई नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कोरकी हो जाएगा। बाकी देखो, जो मुसीरी है या मुजीरिस है, इसको मुजीरिस भी कहा जाता है, मुसीरी भी कहा जाता है, ये चेर राजवंश से संबंधित प्रमुख बंदरगाह था। इससे चेर राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था। जो पोहार यानी कि जो कावेरी पट्टम है वो चोल वंश से संबंधित बंदरगाह था, चोल वंश से संबंधित बंदरगाह था। और जो अरेकमेडु है, अरेकमेडु जो है पुडुचेरी के पास, जो पुडुचेरी है उसके पास एक रोमन व्यापारिक केंद्र था। ये अरेकमेडु जो है रोमन व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो रोमन व्यापारिक केंद्र था, तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इन सबको एक कालानुक्रम में लगाना है, एक एक करके हम लगाते हैं कालानुक्रम में। कौन सा किसका कालानुक्रम है, तो सबसे पहले आ जाता है जैसे अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो है लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में रचना की हुई थी पाणिनि ने। एक तो पाणिनि ने इसकी रचना की हुई थी कब, 4वीं सदी ईसा पूर्व में, 4वीं सदी ईसा पूर्व में, 4वीं सदी ईसा पूर्व में। ये संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, इसके बाद आता है संगम साहित्य। तो संगम साहित्य जो है वो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक इसकी लगातार रचना होती रही है। ठीक है, अलग अलग जो कह सकते हैं संगम जो हो रही थी उनमें प्रथम द्वितीय और तृतीय संगम हुई थी, उस समय संगम साहित्यों की रचना होती रही है। तमिल कवियों की सभाएं थी, उसमें रचित साहित्य की रचना हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है चरक संहिता, जो प्रथम सदी ईस्वी में लिखी गई थी, प्रथम सदी ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, फिर आता है भरत का नाट्य शास्त्र आता है, जो एक जो है लगभग दूसरी सदी में लिखी गई थी, लगभग दूसरी सदी में रचना हुई थी, दूसरी सदी में रचना हुई थी। तो सबसे पहले जो आ जाएगा इसमें से अपन का आ जाएगा अष्टाध्यायी 4 नंबर पे। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, 300 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, तो आपका आ जाएगा संगम साहित्य आ जाएगा। इसके बाद जो क्या आ जाएगा, चरक संहिता आ जाएगी, प्रथम सदी ईस्वी में आ जाएगा, तो पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, भरत का नाट्यशास्त्र आ जाएगा, मतलब दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 2 यानी कि मतलब सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने मदुरै कांची में एक बड़े भव्य नगर के रूप में वर्णित किया, तो तीनों ओर दीवारों से घिरा है और चौथी ओर बेगई नदी है। इसने पूछा पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी है मदुरै थी। तो देखो बिल्कुल सही है भाई, हमने बताया हुआ था कि जो बेगई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तीनों ओर दीवारों से घिरा हुआ, ये भी सही है, और भव्य नगर के रूप में वर्णित था, ये भी बिल्कुल सही है, एकदम सही है, ये वाला पॉइंट पहला नंबर सही हो जाता है। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख उत्तम सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में किया गया था, तो बिल्कुल किया गया था, उत्तम के कह सकते हैं उत्तम सूती वस्त्र केंद्र यहाँ पर किया गया था कि यहाँ पे उत्तम सूती वस्त्र मिलते हैं, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, और अन्य साहित्यिक स्रोतों में इसे प्रमुख शिल्प केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है। अन्य साहित्यिक स्रोतों में जैसे कुछ भी उस समय के साहित्यिक स्रोत थे, जैसे पांड्य साम्राज्य से रिलेटेड स्रोत थे, ठीक है, उन सब साहित्यिक स्रोतों में जो है एक शिल्प और व्यापार केंद्र के रूप में इसको वर्णित किया गया था, तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। तो 1 2 3, तो डी नंबर इसका सही आ जाएगा। ठीक है, तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। तो अभी अभी मैंने बताया हुआ था जो व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ, इसके बारे में इतना बड़ा लेक्चर दे दिया मैंने। तो जो यह संबंधित है वो है किससे, तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है वह है तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अब इसमें आता है मणिमेखलाई। तो मणिमेखलाई जो है कोवलन और माधवी की जो पुत्री थी उसकी कहानी थी मणिमेखलाई। ठीक है, ये शीतलय सतनार की रचना है, किसकी, शीतलय सतनार की रचना है। ठीक है, शीतलय सतनार की रचना है। शिल्पाधिकारम है जो वो इलांगो आदिगल की रचना है, इलांगो आदिगल की रचना है। और इसके अलावा आता है पत्रिपत्तु जो है चेर राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई 10 कविताओं का संग्रह है।
चेर राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई 10 कविताओं का संग्रह है। 10 कविताओं का संग्रह है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है, इसने पूछा हुआ है। तो देखो, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, राजाओं द्वारा जो है महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है, वो बताना है आपको। थोड़ी सा टफ है बट एज ए आपको ये बताना पड़ेगा ये बट किरुतल है क्या, तो इसके बारे में पूछा हुआ है। देखो, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्रित होना, इसका भी इससे कोई लेना नहीं है। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को मारना, इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। युद्ध में पराजित राजा का आमरण कर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करना, यही सही है, ठीक है। बट किरुतल जो है उत्तर की ओर मुंह करके उपवास करना, इसका अर्थ होता है। बट किरुतल का मतलब होता है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके उपवास करना, उपवास करना होता है। यह संगम काल की एक प्रकार से एक अनुष्ठानिक प्रथा थी। इसमें सामान्य तौर पर कहते हैं कि जैसे कोई राजा है ना, युद्ध में कोई राजा है, वो पराजित हो गया, तो वो अपनी सम्मान रक्षा कैसे करेगा? सिंपल है, आमरण अनशन के लिए बैठ जाए, उसके बाद अपनी जो है मृत्यु को धारण कर ले और अपनी मृत्यु को सामने से होता हुआ गुजरा देखे, तब वो उसको बोलते हैं मृत्यु को वरण करना, ठीक है। यह जो प्रथा है राजाओं के जो आत्मसम्मान और वीरता की परंपरा को एक तरह से दर्शा रही थी। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में सही है? तो प्राचीन दक्षिण भारत के बारे में संगम साहित्य के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है? देखो, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसा नहीं है। भौतिक संस्कृति का बहुत सारा कुछ लेना देना है इससे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्ग वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, तो यही पॉसिबल है कि सही हो सकता है। इसको देखते हैं अभी। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि पुरम यानी कि वीरता काव्य को जो है समर शौर्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। कौन सा? पुरम है, ठीक है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया गया है, बिल्कुल नहीं बताया गया है। शक्तियों और अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ठीक है, ज्ञात था, बिल्कुल सही था भाई, ज्ञात था उनको। तब तत्कालीन रूप से अगर देखा जाए तो सामाजिक वर्गीकरण भी किया हुआ है, संगम साहित्य में मिलता है। सामाजिक वर्गीकरण देख लेते हैं हम थोड़ी सा, इसका किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण किया गया किस तरीके से? तो सबसे पहले आ जाएगा अरसर। अरसर में जो है राजा या शासक वर्ग होता था, राजा या शासक वर्ग होता था, शासक वर्ग होता था। इसके अलावा आता है अंत नार आता है, अंत नार मतलब जो है ब्राह्मण, ठीक है। इसके बाद आता है बड़ीगर, बड़ीगर मतलब व्यापारी या वैश्य आता है, व्यापारी या वैश्य आता है। इसके अलावा आता है बेल्लालर, जो किसान या कृषक वर्ग होता था, किसान या कृषक वर्ग होता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सामाजिक वर्गीकरण किया गया था। कुल मिलाकर अगर कहा जा सकता है तो संगम जो कवि थे, संगम कवि थे, उनको वर्ण का जो सामाजिक वर्गीकरण उसका ज्ञात था, उनको ज्ञान था इस बात का। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में पोरकई, पंपुहार और मुचरी है, मुजीरस है जो, ठीक है, ये सब क्या थे? बेसिकली ये सब जो थे वो बंदरगाह थे। क्या थे? पंपुहार यानी कि जो है पुहार, जो है पुहार बंदरगाह है। पुहार बंदरगाह जो होगा कापेरीपट्टम हो जाए, चोल राजवंश से संबंधित है, ठीक है, चोल राजवंश से संबंधित हो गया। पोरकई जो है वो पांडव वंश से संबंधित था, ठीक है, और मुजीरस जो है वो किससे संबंधित था? चेर राजवंश से संबंधित था। तो सारे जो है वो बंदरगाह थे, तो इनके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी चर्चा पहले ही की हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। तो देखो, टोटल हमने 22 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर अभी तक आप क्लास के अंत तक आ गए हैं और इस रैंक अप PYQ बैच को ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा सोचना चाहिए एक बार, क्योंकि SSC CGL और आने वाले समय के जो भी एग्जाम है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक हो जाएगी।
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सारे प्रश्नों का आप प्रैक्टिस एक जगह पे कर सकते हैं, उनके डिटेल में सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बाकी मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से किए हुए हैं। कोई भी आपको डेडिकेट डाउट सपोर्ट भी यहाँ पर सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको। और अभी अगर आप बैच परचेज करेंगे तो आप सिर्फ ए वाला कूपन कोड यूज करेंगे और आपको PYQ50 के नाम से और आपको यह बैच 149 का मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्री वाले जो दोस्त हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्राइम जीएस प्रैक्टिस मीडिया में जल्द से जल्द यहाँ पर प्रश्न ऐड किए जाएंगे। थोड़ी सा मैं और भी कामों में लगा हुआ हूँ इसलिए मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही आपको एग्जाम से पहले मैं अगस्त में स्टार्ट कर दूंगा, ये सारे प्रश्न जो है ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर वाइज। नेक्स्ट कह सकता हूँ मैं 10 से 12 दिनों में सारे क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। कोई भी क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखें, साथ में जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी और एक सिस्टमेटिक वे में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। टेलीग्राम में मेरा एक ग्रुप बना हुआ है तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने सारे जगह हैं मैंने सब जगह आपको दिया हुआ है, आप कोई भी डाउट मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ही दूंगा। अभी टीम नहीं दे जवाब देगी, सिर्फ मैं ही दूंगा। तो लगातार आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।